लोकसभा के चुनाव में अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। 2024 में चुनाव होने हैं और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी हो या फिर इंडिया, सभी ने अपनी जो पॉलिटिकल कवायद है वो शुरू कर दी है। बसपा के विधायक मोहम्मद शहजाद साहब हमारे साथ हैं और अभी कुछ दिन पहले ये बसपा सुप्रीमो मायावती जी से मिले हैं। किस तरह के दिशा निर्देश मिले हैं? सर, आप मिलके आ रहे हैं मैडम से, क्या कुछ बातचीत हुई है चुनाव को लेकर? चुनाव की तैयारी के लिए बहन जी ने निर्देश दिए हैं और बहुजन समाज पार्टी तैयारी में है। तैयारी हम कर भी रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अब तक अपने दम पर लड़ती है और आगे भी अपने दम पर ही लड़ने का काम करेंगे। अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें, हरिद्वार में आप लोगों का प्रदर्शन अच्छा रहा, 2 सीटों पे आप जीते। इसके अलावा 2 जगहों पे आप लोग रनर की भूमिका में रहे, आपके प्रत्याशी बहुत मजबूती के साथ लड़े। क्या आप लोकसभा की 5 सीटें यहाँ लड़ेंगे? हाँ, 5 लोकसभा है, 5 ही लड़ेंगे। और बहुजन समाज पार्टी के पास प्रत्याशी भी हैं। जल्दी ही काम बहुत तेज़ी से शुरू हो रहा है और मुझे लगता है कि हम पूरे तरह दमखम के साथ लड़ने का काम करेंगे। ना आप इंडिया के साथ जा रहे हैं, ना आप एनडीए के साथ जा रहे हैं। ऐसे में बसपा के लिए उत्तराखंड में अकेले चुनाव लड़ना कितना आसान होगा? देखिए, गठबंधन का विषय तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का है, हमारी जो आदरणीय बहन जी हैं। उस विषय में मैं ज़्यादा बोलने की हैसियत नहीं रखता हूँ। मैं समझो जितनी भी पार्टी हो राष्ट्रीय नेतृत्व ही तय करता है। अब तो बहन जी ने निर्देश दिए हैं कि हम किसी गठबंधन के साथ नहीं जा रहे हैं, तो बस नहीं जा रहे हैं। जो आदेश हो उसे मानेंगे। उत्तराखंड में मसले तो कई सारे हैं, लेकिन अगर हम बीते कुछ समय की बात करें, यूसीसी का मुद्दा सबसे ज़्यादा चर्चा में है और कोशिश कर रही है सरकार कि इसको जल्द से जल्द लाए। ड्राफ्ट के लिए भेजा गया। दूसरा, एक अवैध मदरसों की बात होती है, तो क्या ये सारे मुद्दे पॉलिटिकल आपको नज़र आ रहे हैं या कोई पॉलिटिकल लाभ के लिए ये सब जो इस्तेमाल की जा रही बीजेपी की सरकार डबल इंजन या ट्रिपल इंजन जितनी भी चल रही है, वो राजनीतिक लाभ के लिए ही काम करती हैं। वो जनमानस के लिए काम नहीं कर रही है। मैं समझता हूँ कि एक भी मदरसा अलीगल नहीं होगा, एक भी मज़ार अलीगल नहीं होगा। अगर कहीं 500 साल पहले, 200, 250, 300 साल पहले किसी व्यक्ति ने कहीं इबादत की है, पूजा की है और वो वहाँ उसका देहांत हुआ है, उसकी वहाँ कब्र मज़ार बन गया है, तो उस आप अवैध आज कैसे करार दे सकते हैं? उसकी एक कोई सीमा होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो सरकार चाहती थी मज़ार तोड़ के, वो नहीं हुआ है और ना ही वो होगा। जो इन्हें करना है वो कर लें। वोटों का पोलराइजेशन होता हुआ नहीं दिखेगा? नहीं, होता रहता है, लेकिन इस विषय में नहीं होगा। मैं नहीं मानता हूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे कि इस समय विश्व लेवल पे जो सबसे ज़्यादा मुद्दा मुद्दा चर्चा में है, वो है हमास वर्सेस इजराइल। मोहम्मद सजाद एज ए बसपा लीडर किसके साथ खड़े हैं? देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ, जो आंदोलनकारी लोग थे उन्हें उग्रवादी, आतंकवादी कहा गया। अंग्रेजों ने कहा, उन्हें यातनाएं दी, फांसी दी। आज जो मीटिंग हुई है प्रवर समिति की, जिन लोगों को उत्तराखंड आंदोलनकारियों को शहीद किया गया, जेल भरी गई, अब उन्हें आंदोलनकारी कह के नौकरी देने का काम कर रहे हैं। फलस्तीन की ज़मीन पर बसा है इसराइल। इसराइल कोई देश नहीं था। आप देख लेंगे, आज भी कहानी है कि इसराइल को हिटलर ने यहूदियों को निकाल दिया, मार दिया, करोड़ों मार दिए, हजारों उनके लोग मार दिए गैस चैम्बर में। उन्हें जब कोई नहीं सहारा दे रहा था, बसा नहीं रहा था, तब फलस्तीन ने उन्हें सहारा देकर अपने यहाँ शरण दी थी। आज इसराइल की बात कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने फलस्तीन की बात की है। हमेशा भारत ने फलस्तीन का सहयोग किया है। मैं भी फलस्तीन के सहयोग में खड़ा हूँ। हमास आंदोलनकारी हैं, अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, ना कि वो आतंकवादी हैं। ये थे हमारे साथ मोहम्मद शहजाद साहब, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में जो बसपा की तैयारियां हैं उसको लेके बात की और साथ में जो फ़िलिस्तीन, हमास और इजराइल के बीच में जो एक जंग चल रही है उसको लेके भी अपना स्टैंड साफ किया और साफ शब्दों में कहा कि वो फ़िलिस्तीन और हमास के साथ खड़े हैं। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ मयंक राय, देहरादून।